आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज में हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बांग्लादेश से आ रही बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर सुलग रहा है बांग्लादेश। सड़क पर उतरे शेख हसीना के समर्थक। यूनिस सरकार ने आर्मी को उतारा। बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना के समर्थक अरेस्ट भी हुए हैं। बड़ी खबर, एक बार फिर सुलग रहा है बांग्लादेश। सड़क पर उतरे शेख हसीना के समर्थक। यूनिस सरकार ने आर्मी को मोर्चे पर लगा दिया है। शेख हसीना के 100 से ज्यादा समर्थक अरेस्ट किए जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक बार फिर सुलगने लगा बांग्लादेश। सड़क पर उतरे शेख हसीना के समर्थक, एक बार फिर सुलगने लगा बांग्लादेश। बड़ी खबर इस वक्त की, शेख हसीना के समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। यूनिस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं शेख हसीना के समर्थक। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक बार फिर सुलगने लगा बांग्लादेश। सड़क पर उतरे शेख हसीना के समर्थक। यूनिस सरकार ने सड़क पर उतारी आर्मी शेख हसीना के समर्थकों के खिलाफ। शेख हसीना के सैकड़ों समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। एक बार फिर से बांग्लादेश सुलगने लगा है। सड़क पर उतरे हैं शेख हसीना के समर्थक, लेकिन आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी। जैसे ही अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी, शेख हसीना की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी गई और उसके बाद अब शेख हसीना के जो समर्थक हैं, उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। तो क्या शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश की सत्ता में होने वाली है? क्या डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनिस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुपचाप थी, खामोश थी, ना समर्थक ना नेता, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन अमेरिका में जैसे ही सत्ता बदली, वैसे ही अवामी लीग बांग्लादेश में हरकत में आ चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं क्या शेख हसीना की वापसी अब एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता में हो सकती है? ये समझना होगा। समझाने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए सर। डॉक्टर राम, शेख हसीना के समर्थक बांग्लादेश की सड़कों में, मोहम्मद यूनिस का फैसला कि हम आर्मी को उतारेंगे, और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सत्ता में वापसी और शेख हसीना का उनको बधाई देना, क्या इस क्रोनोलॉजी को हम समझ सकते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब शेख हसीना फिर से ढाका में मौजूद होंगे? बिल्कुल, यह आपका अंदाज बिल्कुल सही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े खुले दिल से जो है वहां पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको अस्वीकार किया है और एक तरह से फटकार लगाई है देश के प्रशासन को। और यूनिस साहब तो पूरी तरह से जो बाइडेन के एक तरह से पपेट रहे हुए हैं, और इससे ये पता लगता है कि जो बाइडेन के जितने भी कृपा पात्र थे उनमें क्योंकि यूनुस साहब मौजूद थे, अतः उनका भी भविष्य खतरे में है। और रहा सवाल बांग्लादेश की जो राजनीति है, आज की तारीख में अराजक तत्वों और विद्यार्थियों के दो गुट हैं वहां पर। एक गुट के नेताओं के पूरी तरह समर्थन में चल रहे हैं, वही नेता लोग जो है छात्र नेता जो वह विश्वविद्यालय की हॉस्टल में पिछले 10-10 साल से पड़े हुए हैं, अपने को छात्र नेता कहते हैं और राजनीति करते हैं। उन्होंने जितने भी गुंडा तत्व थे उनको इकट्ठा करके और आर्मी के अफसरों से सांठगांठ करके शेख हसीना को भगा दिया है। लेकिन शेख हसीना जो है आज की तारीख में चूंकि संवैधानिक पद पर मौजूद है, उनका त्याग पत्र वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके पास तक कभी पहुंचा नहीं है, उन्होंने खुद ने कहा। और वहाँ आज की हालत बिल्कुल गृह युद्ध जैसी हालत होने वाली है। और निश्चित ही जो शेख हसीना के समर्थक हैं वो इस बात को कभी सहन नहीं कर सकेंगे। इस तरह से कभी कोई प्रजातंत्र नहीं चल सकता है कि भीड़ तंत्र आकर और संवैधानिक पदों पर चुने हुए लोगों को सीधा वहां से भगा दे। अब स्थिति ये है
कि आगे क्या होगा। आगे तो ये है कि इस समय ट्रंप सरकार यूनुस पर दबाव डालेगी कि मेहरबानी करके आप जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए, और 90 डेज में वैसे भी चुनाव हो जाना चाहिए उनके संविधान के अनुसार, लेकिन वो चुनाव नहीं कराएंगे इसका बहाना लेकर, क्योंकि उन्होंने शेख हसीना के जितने समर्थक हैं अवामी लीग के लोगों के लिए उसकी पार्टी को भी बंदिश कर दिया है, बैन लगा दिया है, जो कि अप्रजातांत्रिक है। भाई कल तक जो आपका प्रधानमंत्री था बहुमत से आया था, उसकी पार्टी को आप बैन कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट यूनियन जो उनके समर्थक में आप मैदान में उतरी है, वो वही हथकंडे अपनाने वाली है जो शेख हसीना को हटाने के लिए किया गया था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शीघ्र ही वहां पर एक तरह से गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी, और ये भी संभव है कि मुक्ति वाहिनी किसी दूसरे रूप में वहां पर प्रकट हो जाए और इस तरह के अराजक तत्वों के साथ सीधा वहां पर एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति संभाल ली, और निश्चित ही अगले 6 महीने आपके पास एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बाद डॉक्टर राम के पास हम चलेंगे। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच गहरी हो रही दोस्ती, पुतिन ने रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए। उत्तर कोरिया ने रूस भेजे हैं 11,000 सैनिक। बड़ी खबर, रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान और चीन ने अमेरिका को टेंशन दी। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच गहरी हो रही दोस्ती, पुतिन ने रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच गहरी हो रही दोस्ती, पुतिन ने रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर कोरिया ने रूस भेजे हैं 11,000 सैनिक। रूस, नॉर्थ कोरिया, ईरान और चीन ने टेंशन अमेरिका, नेटो कंट्रीज को दे रखी है। डॉक्टर राम, इस संधि का क्या होगा? रणनीतिक साझेदारी संधि पर पुतिन ने हस्ताक्षर किए। ऑलरेडी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे नॉर्थ कोरिया के सोल्जर रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, 5 से 6 कंट्री नेटो के खिलाफ एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या इंपैक्ट होगा इसका, जो नॉर्थ कोरिया और रूस एक साथ आ रहे हैं? निश्चित रूप से एक ऐसा नया गुट बन गया है जिसको नकारा नहीं जा सकता, और ये पूरी तरह से नाटो के देशों के विरुद्ध है। और जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी, जिस तरीके से उन्होंने जेलेंस्की को अपना समर्थन दिया था, हथियार दिए थे, 19.5 बिलियन तक का अभी तक उन्होंने उनको सहायता कर दी थी। अब वो समय आ गया है डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद कि अब बात सहायता तो मिलेगी नहीं जेलेंस्की, इसीलिए इस समय डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट होते चले जा रहे हैं, और ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। और रूस ने जो कुछ भी अभी किया है, ये तो पहले से स्थापित था कि नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना मिलकर जो है ईरान को अपने साथ में लेकर एक गुट बना रहे हैं। अभी तक वो अनौपचारिक था, वो औपचारिक हो गया। और ये खबर तो पिछले 15 दिन पहले ही आ चुकी थी कि यूक्रेन की बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया के जवान वहां पर तैनात हुए हैं। जहां तक उन जवानों की जो अस्मिता कहिए या लॉयल्टी कहिए, उनको वो अपनी मर्जी से लड़ेंगे या उनको मजबूर किया जाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है वो तो माना जाता है कि सन की है, ऐसा पश्चिम का मीडिया कहता है। और वहां तो बनी बात है कि जिस तरह से कोरोना के मरीज जब नॉर्थ कोरिया में दिखे तो उनको सीधा गोली से उड़ा दिया। वहां मानवीय पहलुओं का तो कोई हिसाब है ही नहीं, इसलिए जिनको भेजा है लड़ने के लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा, नहीं तो लौट कर आएंगे तो उनको गोली से उड़ा दिया जाएगा, मरता क्या ना करता। यही एक कारण है कि वो जो है अब, लेकिन भविष्य में लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो तमाम देश हैं, क्या नेटो को टक्कर दे सकते हैं? उसमें रूस की बात करें, चीन की बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात करें, ईरान की बात करें, बेलारूस की बात करें, किसी हद तक हम पाकिस्तान को भी अब इस ग्रुप में रख सकते हैं। तो क्या ये नेटो के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन हो सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, अगर स्थिति आई तो हो सकता है, लेकिन वो स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि जैसा प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है, ऐसा ही एक सेफ्टी वाल्व है वो पुतिन और ट्रंप की दोस्ती। निश्चित रूप से ट्रंप के रहते हुए इस तरह का कोई खतरा तृतीय विश्व युद्ध का तो नहीं आ सकता, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा उसकी बढ़ती हुई जो इस समय आर्थिक स्थिति है वो कमजोर हो। युद्ध का मतलब है विनाश, युद्ध का मतलब है जनता की परेशानी, नरसंहार, जो कभी नहीं चाहेंगे। ट्रंप की पॉलिसी के विरुद्ध है, वो शुद्ध व्यापारिक आदमी है, और उनका तो पहला ही एक ही सिद्धांत है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।
और अमेरिका ग्रेट बन सकता है, युद्ध से तो कभी नहीं बनेगा। हाँ, अपनी ताकत जरूर बनाए रखेगा वो, तो उनको इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि अमेरिका सच में पावरफुल है, ताकतवर है। और यही एक कारण है कि पुतिन ने जिस ढंग से ट्रंप को बधाइयां दी हैं और उनकी तारीफ की है, इससे ये सुनिश्चित है कि ये तृतीय विश्व युद्ध के लिए प्रेशर बॉल्व जैसा काम करेगा इनकी दोस्ती। और तृतीय विश्व युद्ध तो जैसा कि मैं बहुत पहले से कह रहा था, संभावना मुझे कम दिखती है। लेकिन हाँ, अब जो है जेलेंस्की का भविष्य खतरे में है। अब उनको समझौता मानना पड़ेगा कि रूस ने जितने हिस्से में कब्जा कर लिया है वो रूस के साथ ही अटैच रहेगा, और आगे क्या होगा इसका भविष्य जो है ये जब हमारे डोनाल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी को पदासीन हो जाएंगे, इसके बाद उनकी जो फॉरेन पॉलिसी पर सील लगेगी उसके बाद ही उसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा, उस पर नजर रखनी होगी। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास से, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, ट्रंप की हत्या की तीसरी कोशिश का खुलासा, ईरानी एसेट पर हत्या की साजिश रचने का आरोप। पिछले 6 महीने में चौथी बार जो है हमले की साजिश हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से टेंशन में है ईरान। ट्रंप की हत्या की तीसरी कोशिश का खुलासा, ईरानी एसेट पर हत्या की साजिश रचने का आरोप। पिछले 6 महीने में चौथी बार हमले की साजिश हुई। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से टेंशन में ईरान है। और सीधा हम डॉक्टर राम श्रीवास्तव के पास चलेंगे। डॉक्टर राम, ईरान को लेकर क्या रुख हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की कोशिश ईरान कर रहा है, ऐसे आरोप उसके ऊपर लग रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े सख्त रहे, पिछले कार्यकाल में भी ईरान के खिलाफ वो काफी सख्त थे। तो क्या हमारे डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख इस बार हो सकता है? तो डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक बार फिर से कोशिश हुई है, ईरान के ऊपर इस हत्या की कोशिश का आरोप लगा है, और ट्रंप की हत्या की तीसरी कोशिश का खुलासा हुआ है। ईरानी एसेट्स पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। पिछले 6 महीने में चौथी बार हमले की साजिश हुई। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से ईरान में टेंशन। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर राम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज आ रही है आप तक? हाँ, अब आ रही है आवाज। आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। पिछले 6 महीने में 4 बार जो है उनके हत्या करने का इस तरह से प्रयास किया गया। और अभी जो ताजा से ताजा खबरें हैं उसके हिसाब से ईरान का उसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट है, और ना केवल ईरान का बल्कि पाकिस्तान का भी ISI का एक एजेंट जिसका की नाम जो है फरद, ये उसका नाम है, कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद बदला लेने के लिए ईरान ने इस तरह का प्रपंच रचा था, क्योंकि ट्रंप ने ही आदेश दिया था। और वो जब जुलाई के महीने में गोल्फ में थे तब भी जो आदमी पकड़ में आए 2, और उनसे पूछताछ करने के बाद पता लगा, एक तो जो एजेंट पकड़ा गया वो जोनाथन करके था, एक इसको पॉप कहा जाता था। इन दोनों को जब FBI ने काफी गहराई से पूछताछ की तो पता लगा फरहान शक्रेनी करके एक ईरान का व्यक्ति था जिसने कि $5 लाख इन हिटमैन को दिए डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए। उन्होंने ही जो है पेनिनसुला में गोली चलवाई थी जो कान के पास से निकल गई। किस्मत थी डोनाल्ड ट्रंप बच गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उन आदमियों में से हैं जो किसी ना किसी रूप में इस हत्या करने के प्रयास का बदला लेकर रहेंगे। आज कोई भी अमेरिकन इस पक्ष का नहीं है कि उनके किसी नेता को, लेकिन ईरान एक तरह से अपने कुछ मामलों में उनका, जब से वो कमांडर सुलेमानी मारा गया है, तड़फड़ा रहा है अमेरिका से बदला लेने के लिए। और जो बाइडेन एक कमजोर प्रशासक रहे इस मामले में, फौजी उनकी जो कंट्रोल था, हालांकि पेंटागन उसको कंट्रोल करती है, लेकिन डिसीजन लेने में वो थोड़े कमजोर सिद्ध हुए। यही कारण है कि ईरान की हिम्मत बढ़ गई है और डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास अमेरिका की जनता ने दिखाया। लेकिन देखना होगा डॉक्टर साहब की अमेरिका और ईरान के संबंध अब किस तरफ जाते हैं। मैं लौटता हूं डॉक्टर साहब आपके पास। एक और बड़ी खबर है,
उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सुसाइड अटैक हुआ है। धमाके में अब तक 26 से ज्यादा लोगों की मौत है, उसमें 14 सैनिक शामिल हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के पीएम बोले दोषियों को नहीं बख्शेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, पाकिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सुसाइड अटैक, अब तक 26 से ज्यादा लोगों की मौत, 14 पाक आर्मी के सैनिक शामिल। धमाके में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है, 14 सैनिक शामिल हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और डॉक्टर राम, मैं आपके पास आऊंगा। जिस प्रकार से सिलसिलेवार तरीके से हम पाकिस्तान में आतंकी हमले देख रहे हैं, कैसे आप इन आतंकी हमलों को देखेंगे? जो आंकड़ा मेरे पास है, जो जानकारी मुझे है कि हर दिन 1 से 2 अटैक वहां पर होते हैं, मिलिटेंट अटैक, और हर दिन 4 से 5 पाकिस्तानी मारे जाते हैं। लेकिन ना तो पाक आर्मी इस पे लगाम लगा पा रही है, ना शहबाज शरीफ की कोई सरकार पहल कर पा रही। डॉक्टर साहब देखिए राजेश जी, ये अटैक जो हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहे हैं, अब कोयटा में हुआ है, इसके पहले भी वहाँ ग्वादर के आसपास के इलाके में वहाँ होते रहे हैं। और बलूच लिबरेशन आर्मी, उनका इतना अधिक दमन किया गया है क्योंकि चीनी बसाहत करने के लिए उनके खेतों को छुड़ा लिया गया है, उनकी जमीन को कब्जे में से निकाल लिया गया है। वहाँ का जो खनिज पदार्थ हैं, जैसे तांबे की खदानें हैं, एक जगह सोने की भी खदान थी और यूरेनियम की भी है, और वहाँ कोयले निकाल कर उससे बिजली बनाकर सिर्फ चीनी लोगों को दिया जा रहा है। और चीनी की सुरक्षा के लिए वहाँ पर जो सामान्य पुलिस है उनको वहाँ से हटा दिया गया है। चाहे जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके साथ मिलकर चीनी आर्मी अब चीनी इंजीनियर और वर्कर्स का वहां पर सुरक्षा कर रही है। इस तरह से लगभग वही कहानी दोहराई जा रही है जो लॉर्ड क्राइव के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तो यूं तो मानकर चलिए कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान इस समय चीन का उपनिवेश बनता चला जा रहा है। और अभी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि चाइना ने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वायदा किया था, उसमें ये कहा था कि यहाँ पाकिस्तानियों को नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगा। नौकरी तो नहीं मिली, उससे उल्टे ये हो गया कि उन्होंने पहाड़ों को अवैज्ञानिक तरीके से खोद खोद कर रास्ता बनाने के लिए नदियों के पाट कर दिए हैं। उससे क्या हुआ है, 2 साल पहले जो भीषण बाढ़ आई थी उसका वही एक कारण था। और अब निकट भविष्य में आज की स्थिति को देखते हुए बहुत अनिश्चितता हो गई है, क्योंकि जब से एक पाकिस्तानी ISI का एजेंट मर्चेंट जिसकी करीब 40 साल की उम्र है, उसको गिरफ्तार किया गया है और अमेरिका में उस पर वो चल रहा है दावा, क्योंकि वो ईरान के कहने में आकर वहां पर काम कर रहा था। इससे ये पता लगता है। मैं आता हूं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं, मैं फिर आता हूं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रूडो ने माना कनाडा में है खालिस्तानी समर्थक। यहाँ पीएम मोदी के भी कट्टर समर्थक हैं, जस्टिन ट्रूडो ने कहा, लेकिन वे सभी हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो पीएम मोदी के लिए कह रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, ट्रूडो ने माना कनाडा में है खालिस्तानी समर्थक। यहाँ पीएम मोदी के भी समर्थक मौजूद हैं, जस्टिन ट्रूडो बोले, लेकिन वे सभी हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। पीएम मोदी पे उन्होंने तंज कसा है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, ट्रूडो ने माना खालिस्तान में मौजूद है खालिस्तानी। यहाँ पीएम मोदी के हिंदू समर्थक भी हैं, लेकिन वह सभी हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते। निज्जर हत्या को लेकर भारत और कनाडा आमने सामने हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और डॉक्टर राम, इस मुद्दे पर आपकी मुझे एक टिप्पणी चाहिए होगी, क्योंकि जिस प्रकार से भारत कनाडा के बीच हम टेंशन देख रहे हैं, ये कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कुछ असर दोनों देशों पर इसका आने वाले वक्त में पड़ सकता है सर? निश्चित रूप से पड़ रहा है अभी, और आगे भी पड़ेगा। अब तो उन्होंने जो है भारत के विरुद्ध डिप्लोमेटिक चैनल पर बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। विद्यार्थियों के लिए जो अभी 10 साल का मल्टी एंट्री वीजा दिया जाता था उसको रोक लगा दी, जबकि दूसरी तरफ उनके गॉडफादर अमेरिका ने जो घोषणा की है, ट्रंप ने बहुत पहले की है, कि अब जो भी विद्यार्थी इंडिया का अमेरिका से डिग्री लेगा या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेगा उसको सीधा ग्रीन कार्ड दे देंगे। एक तरफ तो वो इतने लिबरल हो रहे हैं, और ये जो है
अपनी खुन्नस निकालने के लिए। खुन्नस किस बात की? खालिस्तानियों का समर्थन, निज्जर की हत्या जिसका कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया। ये बात भी अपनी जगह सही है कि आज की तारीख में करीब 7.5 लाख से अधिक जो है सिख परिवार जो है कनाडा में बसे हुए, वहाँ की नागरिकता हुए, और जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो कितने हैं? अभी जब वहां पर सम्मेलन हुआ था उन्होंने वहां पर खालिस्तान के समर्थन में एक प्लेबिसाइट कराया था, तो उसमें कितने लोग आए थे? 300 लोग आए थे, मुट्ठी भर लोग आए थे। जबकि कनाडा में वहां के ट्रूडो मानते हैं कि मोदी के समर्थक भी बहुत हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं करते। संभवतः उनकी डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन की है, हत्याएं की जाए, नारे लगाए जाए, धौल दी जाए कि हवाई यात्रा मत करो नहीं तो हम बम से उड़ा देंगे। ऐसे प्रदर्शन हिंदू समर्थक कभी नहीं करते हैं, भारतीय कोई भी नहीं करता है। ये चंद मुट्ठी भर स्मगलर हैं जो राजनीतिक शरण लेकर वहाँ खालिस्तान का चोला ओढ़कर वहां पर अपना अस्तित्व जमा रहे हैं और एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं उनकी काली कमाई को। बिल्कुल कह सकते हैं कि जो खालिस्तानी है वो सिखों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि अगले साल होने वाले चुनावों में जस्टिन ट्रूडो क्या फिर से सत्ता में आते हैं या फिर बाहर होते हैं, और उसके बाद भारत और कनाडा के रिश्ते किस दिशा में जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्शन लेंगे। भारत और कनाडा के बीच जो टेंशन चल रही है उसको लेकर ये भी देखना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम जवाबों के सवालों के जवाब आपने दिए हैं, तमाम मुद्दों को इतनी बारीकी से समझाया है। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।